दोस्तों 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं और 15 मार्च 2015 को उनके बहुत ही करीबी रहे प्रशांत किशोर बीजेपी को अलविदा कह देते हैं। दोस्तों प्रशांत किशोर जी को मीडिया बहुत सारे नामों से जानते हैं। कोई उन्हें भारतीय राजनीति का ग्लैडिएटर कहता है तो कोई उन्हें भारतीय रणनीति का जादूगर कहता है तो कोई उन्हें भारतीय राजनीति का चाणक्य कहता है। दोस्तों जैसे जिन लोगों की भावना रही वैसे वैसे लोगों ने प्रशांत किशोर का नाम रखना शुरू कर दिया। अब दोस्तों एक सवाल ये उठता है कि जो व्यक्ति 2011 से मोदी के साथ रहा हो और वे गुजरात विधानसभा चुनाव में मोदी के साथ रहा हो, यहाँ तक कि मोदी का भाषण लिखता हो, 2014 में रणनीति बनाई और मोदी जी को कई ढेर सारे नारे दिए। उन नारों में से अब की बार मोदी सरकार, चाय पे चर्चा, तमाम आदि कैंपेन चलाए और उन कैंपेन का देन ये था कि नरेंद्र मोदी जी को या यूं कहे बीजेपी को बहुमत से भी अधिक सीटें मिल गई। आखिर वे व्यक्ति मोदी से या भाजपा से क्यों अलग हो गया, सोचने वाला विषय है और सभी लोग इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी से कभी प्रशांत किशोर के बहुत अच्छे संबंध हुआ करते थे, तो फिर ये दोनों लोग क्यों अलग हो गए, इनके रास्ते कैसे अलग हो गए। आज इस वीडियो में इन सारे रहस्यों से हम पर्दा उठाएंगे कि आखिर मोदी और प्रशांत किशोर अलग क्यों हो गए। उसके बाद दोस्तों एक मीडिया कर्मी ने प्रशांत किशोर जी से पूछा कि अगर मोदी जी आपको अपने साथ बुलाएंगे तो क्या आप उनके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। तो इस प्रश्न पर प्रशांत किशोर जी ने बहुत ही मज़ेदार जवाब दिया। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए, तो का उत्तर हम आपको बारी बारी से देंगे, तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि हमारे इस चैनल पर आप पहली बार आए हों तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ कमेंट करके वीडियो पर अपनी राय जरूर दें। अगर हमारी इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो भी वीडियो को लाइक करें, पेज को फॉलो करें, साथ साथ वीडियो को शेयर करना न भूलें ताकि हमारा हौसला और भी बढ़ता रहे और हम आपके लिए इसी तरह से वीडियो बना करके लाते रहें। दोस्तों एक लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन एक वीडियो बनाने में ढेर सारा समय खर्चा होता है। जगह जगह से रिसर्च करके न्यूज़ को इकट्ठा करना पड़ता है और सबको एकत्रित करके सबकी सत्यता जांच करके तभी वीडियो आपके लिए बनाई जाती है। तो दोस्तों आपसे वही अनुरोध है, कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज की वीडियो में। प्रशांत किशोर जी का जन्म 1977 में बिहार के रोहतास जिले में हुआ था। प्रशांत किशोर जी के पिताजी एक सरकारी डॉक्टर थे। दोस्तों प्रशांत किशोर जी की शुरुआती पढ़ाई बिहार में हुई थी। दोस्तों प्रशांत किशोर जी पढ़ाई में इतने अच्छे थे कि उनके माँ बाप और जो भी उनके सगे संबंधी थे उन सबको लगता था कि प्रशांत किशोर या तो डॉक्टर बनेंगे, या तो इंजीनियर बनेंगे, या तो सिविल सर्विसेज में जा करके अपने माँ बाप और अपने समाज का नाम रोशन करेंगे। दोस्तों ठीक हुआ भी वैसा, लेकिन थोड़ा सा प्रशांत किशोर जी की किस्मत दूसरे ट्रैक पर लेकर के चली गई। दोस्तों 12वीं की पढ़ाई करने के बाद प्रशांत किशोर जी 2 साल तक पढ़ाई छोड़ दिए और छोड़ने के बाद घर पे ही रहा करते थे। उसके बाद दोस्तों प्रशांत किशोर जी के माँ बाप को ये लगा कि अब प्रशांत किशोर की किस्मत या यूं कहे भविष्य अब अंधकार में हो गई है।
दोस्तों उनके पिताजी ने जब प्रशांत किशोर जी पे काफ़ी कड़ाई की तो उसके बाद प्रशांत किशोर जी दिल्ली चले गए। दिल्ली हिंदू यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री ली और ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के बाद वे वापस पुनः एक बार बिहार वापस आ गए और 2 साल फिर ब्रेक किया। इस बार दोस्तों क्या था, उनके पिताजी ने घर में प्रशांत किशोर के ही खिलाफ धरने पे बैठ गए और इस बार फिर प्रशांत किशोर जी को घर से दूर जाकर के फिर वे पढ़ाई के लिए चले जाते हैं और इस बार वे पब्लिक हेल्थ में पीजी करते हैं। यानी दोस्तों पब्लिक हेल्थ एक सब्जेक्ट है और उसमें उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री ले ली। पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री लेने के बाद यहीं से प्रशांत किशोर की किस्मत खुली और जैसे ही उन्होंने पब्लिक हेल्थ में पीजी की डिग्री ली वैसे उन्होंने यूएन में नौकरी के लिए अप्लाई किया और उन्हें नौकरी मिल भी गई। उनकी पहली पोस्टिंग आंध्र प्रदेश। प्रशांत किशोर जी बहुत ही निष्ठापूर्वक और ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। परिणाम हुआ कि प्रशांत किशोर जी को एक बार पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम का हेड बना करके उनके गृह राज्य यानी बिहार में उन्हें भेज दिया गया और बिहार में भी वे अपने काम को बखूबी ईमानदारी से करते रहे और यूएन के हेड ऑफिस में ये पता चल गया कि कोई एक लड़का प्रशांत किशोर करके है जो अपने काम को काफ़ी अच्छे से कर रहा है। दोस्तों उसके बाद क्या था, प्रशांत किशोर को यूएन के हेड ऑफिस यानी स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा बुला ली गई। यूएन पहुंच गए और यूएन में नौकरी करने लगे। दोस्तों प्रशांत किशोर मीडिया में बताते हैं कि आज प्रशांत किशोर जो भी है आज वे उनके पिताजी की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। दोस्तों प्रशांत किशोर जी ये बताते हैं कि उन्होंने अपने पिताजी से एक बात सीखी। वे बात यह है कि प्रशांत किशोर सबसे मिलते हैं, प्रशांत किशोर सबसे मिलते हैं, सबके अंदर कुछ न कुछ अच्छाइयाँ जरूर होती हैं। तो प्रशांत किशोर जी जिस भी व्यक्ति से मिलते हैं उसकी अच्छाइयों को ग्रहण करते हैं, उसकी बुराइयों की तरफ प्रशांत किशोर जी नहीं ध्यान देते हैं। दोस्तों ये बात और ये गुण प्रशांत किशोर जी बताते हैं कि ये गुण उन्होंने अपने पिताजी से सीखी थी। उसके बाद दोस्तों जिनेवा में रहने के दौरान उन्होंने भारत की एक प्रसिद्ध मैगजीन के लिए एक लेख लिखा। उस लेख में कुछ आंकड़े थे और सच्चाइयाँ थी। गुजरात की सीएमओ ऑफिस से प्रशांत किशोर के पास फ़ोन जाता है और उस फ़ोन पे डायरेक्ट मोदी जी रहते हैं और प्रशांत किशोर जी से कहते हैं कि प्रशांत किशोर जी शिकायत क्यों कर रहे हैं, अगर आपको करना हो तो आप साथ मिल करके काम कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों प्रशांत किशोर जी बताते हैं प्रशांत किशोर जी और मोदी जी की लगभग साल भर तक लंबी बातचीत चली और इसके बाद प्रशांत किशोर जी मोदी जी के साथ काम करने को अंत में तैयार हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों मोदी जी के सामने प्रशांत किशोर ने एक शर्त रख दी। दोस्तों शर्त ये थी, उन्होंने मोदी जी से कहा कि मैं काम करूंगा तो सिर्फ आपके लिए ही काम करूंगा, मेरे बॉस सिर्फ आप होंगे, दूसरा कोई नहीं होगा। अगर आपको ये मेरी शर्त मंजूर हो तो मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद दोस्तों इस शर्त को श्री नरेंद्र मोदी जी मान जाते हैं और प्रशांत किशोर वापस गुजरात आ जाते हैं। गुजरात आने के बाद मोदी जी के साथ काम करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों एक बहुत ही ऐसे ही प्रशांत किशोर जी 2011 में गुजरात आते हैं। उसके ठीक 1 साल बाद गुजरात विधानसभा की चुनाव होने वाली थी। प्रशांत किशोर जी ने उस समय के तत्कालीन सीएम या श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कुछ भाषण लिखे थे और वे भाषण काफ़ी वायरल हो गए थे। अब दोस्तों सबसे दिलचस्पी बात यह है कि प्रशांत किशोर जी को कैसे मौका मिला मोदी जी के लिए भाषण लिखने के लिए। दोस्तों दक्षिण भारत की एक बहुत ही प्रसिद्ध न्यूज़पेपर है जिसका नाम तुगलक है। न्यूज़पेपर के संपादक जो है श्री राधा स्वामी जी हैं। राधा स्वामी जी और मोदी जी के काफ़ी प्रिय लोगों में से एक थे। एक बार की दोस्तों घटना है कि अप्रैल 2011 में मोदी जी को
राधा स्वामी के निमंत्रण पे कहीं जाना था। तो उसके बाद दोस्तों क्या था, उस कार्यक्रम में मोदी जी को कुछ अंग्रेजी में भाषण देना था। उसके बाद दोस्तों प्रशांत किशोर जी भी वहीं थे। चूँकि दोस्तों प्रशांत किशोर जी का जो भाषण लिखने वाले लोग थे वे काफ़ी वेल क्वालिफाइड लोग थे। फिर पता नहीं क्या मोदी जी को दिमाग में आया और उन्होंने उस भाषण वाली टीम से कहा कि प्रशांत किशोर को भी साथ में बैठा लो और इससे भी भाषण लिखवा लो। उसके बाद दोस्तों प्रशांत किशोर जी बताते हैं कि उन्होंने मोदी जी के लिए भाषण लिखा और वे भाषण इतना प्रसिद्ध हुआ कि धीरे धीरे वे प्रधानमंत्री मोदी के करीब आते चले गए। 2012 विधानसभा चुनाव जीतने के बाद अब प्रशांत किशोर जी को ये समझ में आ जाता है कि भारत में राजनीति के पास पैसा है, पावर है, अथाह शक्तियाँ भी हैं, लेकिन इन लोगों के पास एक जो चीज़ थी यानी कारपोरेट जैसी चालाकी लोगों के पास नहीं है। उसके बाद दोस्तों प्रशांत किशोर जी 2013 में अपने 3 साथियों के साथ मिलकर के एक कंपनी खोलते हैं, CAG। दोस्तों प्रशांत किशोर जी के जो 3 मित्र थे, प्रतीक जैन, ऋषिराज सिंह, दिनेश चंदेल जी थे। इन तीनों लोगों के साथ मिलकर के प्रशांत किशोर जी एक PR कंपनी खोलते हैं। उसके बाद दोस्तों 2014 का जब समय आता है तो उसका नाम बदल करके IPAC रख दिया जाता है। IPAC का मतलब होता है इंडियन पॉलिटिक्स एक्शन कमेटी। उसके बाद दोस्तों 2014 का जो चुनाव था वे भारत के लिए भी नया प्रयोग प्रशांत किशोर करने वाले थे। 2014 के जो कि रणनीति होने वाली थी वे सबसे अलग होने वाली थी और आज तक इस प्रकार से कभी भी चुनाव नहीं लड़ा गया था। दोस्तों 2014 में प्रशांत किशोर जी ने तो इस चुनाव में राजनीति, रणनीति, तकनीक और सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों प्रशांत किशोर के ही दिमाग की उपज थी। उन्होंने कई ऐसे BJP और मोदी के लिए कैंपेन चलाए जो सीधे जनता के दिलों पे जा करके अपनी छाप छोड़ दी और जिसका परिणाम आज भी चुनाव में देखने को मिलते हैं। जैसे कि दोस्तों अब की बार मोदी सरकार चाय पे चर्चा, रन फॉर यूनिटी और मंथन जैसे कैंपेन चलाए गए थे जो कि जनता के दिलों को छू गई। उसके बाद दोस्तों उसका परिणाम स्वरूप ये रहा कि मोदी और BJP को 272 से ज़्यादा सीटें सिर्फ BJP ही निकाल ली। उस प्रशांत किशोर की भी किस्मत रातों रात चमक गई। नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के CM थे तो वे सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करते थे। कहीं ना कहीं उन्हें प्रशांत किशोर जी ने ही प्रेरित किया था और प्रशांत किशोर के प्रेरित करने पे ही श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सोशल मीडिया पे आए और सोशल मीडिया पे अब एक्टिव रहते हैं। दोस्तों एक मीडिया में प्रशांत किशोर से सवाल पूछा गया कि आप प्रधानमंत्री मोदी के इतने करीब कैसे आ गए। तो दोस्तों प्रशांत किशोर जी ने जवाब दिया और कहा कि कोई भी व्यक्ति एक लेख लिख देने से और कुछ डेटा दे देने से किसी भी व्यक्ति या किसी भी राजनीतिक व्यक्ति का इतना चहेता नहीं बन सकता है, बल्कि मैं प्रधानमंत्री जी के लिए स्पीच भी लिखता था और रोज कुछ न कुछ नया मोदी के लिए करना पड़ता था और मोदी जी को के प्रयोग उनको काफ़ी पसंद आता गया और इस कारण मैं नरेंद्र मोदी के इतने करीब पहुंच गया। अब दोस्तों प्रधानमंत्री और BJP से अलग हो चुके प्रशांत किशोर जी कभी हैदराबाद में जगन मोहन रेड्डी को जिता देते हैं, तो कभी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को, तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को और कभी पंजाब की मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के सर पे ताज लगवा देते हैं। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी से प्रशांत किशोर की जब इतनी करीबियाँ थीं तो आखिर क्यों प्रधानमंत्री और प्रशांत किशोर के रास्ते अलग हो गए। तो दोस्तों प्रशांत किशोर जी खुद बताते हैं कि मीडिया में कुछ लोगों का ये कहना है
कि उनकी और अमित शाह की नहीं बनती थी, जिसके कारण वे प्रशांत किशोर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की राहें अलग अलग हो गई थी। प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं थी, हमारी और प्रधानमंत्री मोदी की लोकसभा चुनाव के पहले ही एक वादा हुआ था, देखो प्रधानमंत्री ने पूरा नहीं किया और प्रधानमंत्री को मेरी अच्छाइयाँ और कमियाँ दोनों मालूम है। तो दोस्तों आखिर ऐसा क्या वादा प्रधानमंत्री ने प्रशांत किशोर से कर दिया था कि प्रशांत किशोर मोदी का साथ छोड़ दिए और मोदी उस अपने किए हुए वादे को तो पूरा नहीं कर पाए। तो दोस्तों प्रशांत किशोर जी ये चाहते थे कि प्रशांत किशोर जी ये बताते हैं कि मोदी और प्रशांत किशोर जी में लेटरल एंट्री को लेकर के बात हुई थी। लेटरल एंट्री वाले मामले पे प्रशांत किशोर बार बार मोदी जी से मिलते थे और अपने वादे को पूरा करने के लिए कहते थे, और प्रधानमंत्री मोदी जी जो थे वे मामले को टालते जाते थे। प्रशांत किशोर कहते हैं शायद प्रधानमंत्री जी की कुछ और मजबूरियां रही होंगी जिससे उन्होंने मेरे लेटरल एंट्री वाले वादे को पूरा नहीं किया। इसके बाद क्या था, हमारे रास्ते और प्रधानमंत्री जी के रास्ते, दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। आप लोगों के दिमाग में ये सवाल आता होगा कि आखिर में ये लेटरल एंट्री है क्या। दोस्तों लेटरल एंट्री, दोस्तों आखिर प्रधानमंत्री और प्रशांत किशोर के रास्ते अलग लेटरल एंट्री पे हो गए। तो दोस्तों आखिर ये लेटरल एंट्री है क्या, तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे वीडियो के अगले भाग में। चूंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, तो यहाँ तक देखे हैं तो कृपया पार्ट 2 देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर लेटरल एंट्री है क्या। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।